तो हम पढ़ रहे हैं एसी करंट, ठीक है। एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जिसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहे, पॉजिटिव नेगेटिव। और ये अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे कि ये हो गया डीसी जो फ्लक्चुएट तो करे लेकिन डायरेक्शन उसकी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहे, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहे। ये भी डीसी हो सकता है, एक डीसी ये भी हो सकता है। और ये जो डीसी है इसको बोलेंगे एसी प्लस डीसी मिक्सचर। ओके, फिर हम देखते हैं कि एसी करंट जो होता है उसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे आई है इंस्टेंटेनियस करंट, किसी इंस्टेंट पे। आई नॉट है उसकी पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। साइन ओमेगा टी मतलब कि इसका ग्राफ साइनोसॉइडल है, ऐसे। साइन ओमेगा टी ये भी बता रहा है कि ये मीन से स्टार्ट हुआ है, जस्ट लाइक एस एच एम। ओके, और अगर कहीं बीच से स्टार्ट होता तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/6 π/2 जो भी हो। फिर इसमें और क्या पूछा जा सकता है कि अब ये देख लेते हैं एक बार ग्राफ ही, ए इक्वल टू आई नोट का ग्राफ। आई टी वेरिएशन इसका साइन का है, तो इस दैट्स वाई हम इससे बोलते हैं आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, क्योंकि साइन का ग्राफ बन रहा है। आई नोट यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी इसकी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और इसी में हम देख लेते हैं आई आर एम एस यानी कि रूट मीन स्क्वेयर, यानी कि जो भी करंट दिया होता है जनरली वो आर एम एस ही होता है। यानी कि अगर नेट करंट पूछ ले तो वो आई आर एम एस, इफेक्टिव करंट पूछ ले तो आई आर एम एस, वर्चुअल करंट पूछ ले तो आई आर एम एस, रीडिंग किसी की भी रीडिंग हो वो आर एम एस ही होती है। ओके, और आई आर एम एस होता क्या है? आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट अपॉन √2। वैसे ही अगर हम वी आर एम एस की बात करें तो वो होगा वी नोट बाई √2, यानी पीक वैल्यू ऑन √2। अच्छा, और एसी और डीसी के फ़ायदे नुकसान, ठीक है, वो देख लेते हैं। डीसी और ये एसी। तो जो डीसी करंट है वो पावर लॉस उसमें होता है, एसी में शायद पावर लॉस मैक्सिमम होता है, चेक कर लेना एक बार। पावर लॉस होता है इसमें। इस डीसी करंट को लार्ज डिस्टेंस तक सप्लाई नहीं किया जा सकता, एसी को लार्ज डिस्टेंस तक सप्लाई किया जा सकता है। दैट्स वाई हम देखते हैं कि खंभों में एसी करंट आता है। अच्छा, और डीसी करंट है वो क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करता है, और आर की पावर 3/2 पे वो डिपेंड करता है। यानी कि ये अगर एक वायर है तो इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया इससे फ्लो करेगा डीसी करंट, और एसी करंट होता है वो सरफेस से फ्लो करता है, यानी कि यहाँ से एसी करंट फ्लो कर रहा होगा। तो एसी करंट के लिए सरफेस एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, डीसी करंट के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। यानी कि एसी करंट अगर हमें इफ़ेक्टिवली ट्रांसपोर्ट कराना है तो हमें विलाई और माइक्रो विलाई की तरह सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि एक मोटा वायर लेने की बजाय अगर हम पतले पतले उसके जैसे ज़्यादा वायर ले लें, ठीक है, मतलब कि अगर ए रेडियस का ये वायर है तो हम क्या करें कि ऐसे 10 वायर अगर ले लेंगे तो उनकी रेडियस मिल के उसका ये क्रॉस सेक्शन तो इसके बराबर ही हो जाएगा इन 10 का, लेकिन इनका सरफेस एरिया इससे कहीं गुना ज़्यादा होगा, ठीक है। और एसी के डिसएडवांटेज कि इसमें कोरोना डिस्चार्ज होता रहता है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं थोड़ी एवरेज मीन वैल्यू कैसे ली जाती है। तो किसी भी चीज़ का एवरेज लेना हो तो इसको ऐसे खूब से बंद करेंगे। एवरेज इसकी वैल्यू क्या होती है? आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो इसको खूब से बंद किया, इसका एवरेज लेना है, यानी कि इस पूरे का एवरेज। अब
इसका अलग, इसका अलग। आई नोट की एवरेज वैल्यू क्या होगी? आई नोट मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसकी मीन और एवरेज भी कांस्टेंट ही रहेगी, यानी कि आई नोट का आई नोट ही रह जाएगा। साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या होगी? साइन ओमेगा टी की वैल्यू होती है, आप ये डिपेंड करता है कि आप कांस्टेंट वैल्यू कहाँ कितने टाइम पे पूछ रहे हो, फुल साइकिल में या फिर हाफ साइकिल में। तो साइन ओमेगा टी जितने भी लीनियर फंक्शन होते हैं, जैसे कि साइन ओमेगा टी और एवरेज ऑफ कोस ओमेगा टी, या फिर लीनियर मतलब जिनमें स्क्वायर ना हो, और साइन ओमेगा टी डॉट कोस ओमेगा टी, इनकी वैल्यू चाहे हाफ साइकिल हो या फिर फुल साइकिल हो, इनकी वैल्यू कितनी होती है? 0। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी हाफ फुल साइकिल के अंदर? 0। एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, इसकी वैल्यू पूछ लेता फुल साइकिल में तो वो होती हाफ। अगर वही कोस स्क्वेयर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू पूछ लेता फुल साइकिल या फिर हाफ में भी पूछ सकता है, तो वो भी होती हाफ, और यही होगी हाफ के लिए भी, यही होगी हाफ के लिए भी। अच्छा, इसको याद कैसे किया था हमने कि ये पार्ट होता है 1/ओमेगा, 1/ओमेगा, ठीक है, ये -1/ओमेगा, -1/ओमेगा, आई मान लो, टी मान लो, इस साइन मान लो, साइन, ठीक है। तो ऐसा पूछ ले कि भैया एवरेज वैल्यू निकालो आप साइन ओमेगा टी की। एवरेज का मतलब क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ निकालनी है? हाफ साइकिल के अंदर, यानी कि 0 से t/2 के अंदर, और ये भी 0 से t/2 के अंदर। तो 0 से t/2 के अंदर कितनी वैल्यू आ गई? 0 से t/2, ये मतलब कि 1/ओमेगा 1/ओमेगा 2 और ओमेगा, नीचे इसको करेंगे तो ये आ जाएगा t/2, दूर दूर वाले गले मिलेंगे, यानी कि 4/ओमेगा और इंटू में टी। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं अपन? 4/2 इंटू में 2π/t इंटू में टी, 0 से 0 कट जाएगा, यह जाएगा 2/π, यानी कि जो साइन है, साइन ओमेगा टी की हाफ साइकिल में वैल्यू होती है, हाफ साइकिल में वैल्यू होती है 2/π। कोस ओमेगा टी की भी हाफ साइकिल में वैल्यू होती है 2/π। तो अपने को ये दे दे इक्वेशन बना के, I = I नॉट साइन ओमेगा टी, पूछ ले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन हाफ साइकिल। सबसे पहले देख लेते हैं इन फुल साइकिल। फुल साइकिल के अंदर साइन ओमेगा टी की, क्योंकि इसमें साइन ओमेगा टी लगाया तो फुल साइकिल के अंदर साइन ओमेगा टी की वैल्यू हो जाती है 0, तो करंट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0। दूसरा पूछ सकता है कि हाफ साइकिल, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल के अंदर साइन ओमेगा टी की वैल्यू होती है 2/π, और आई नॉट एक कांस्टेंट है, यानी कि इसकी वैल्यू होगी 2/π, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 2I0/π आ जाएगा। और अगर इसे आप वैसे करना चाहें तो वैसे भी आप इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं, जैसे कि आई नॉट एवरेज वैल्यू पूछा है अपने को, तो कोचा साइन ओमेगा टी, ओके। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब आई नॉट कॉन्स्टेंट है क्योंकि मीन वैल्यू है ना। आई नॉट क्या होता है? ये वैल्यू तो बोलते हैं आई नॉट। अब ये तो फिक्स ही रहेगी ना एम्पलीट्यूड तो इसका, तो आई नॉट इसका फिक्स है कि मैक्सिमम ये इतनी वैल्यू तक गया है, ये कांस्टेंट है। आई नॉट एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई इक्वेशन नहीं होती आई नॉट की। आई नॉट = 2t², ऐसा कभी नहीं पढ़ेंगे। आई नॉट = 3 एम्पियर 4 एम्पियर, ऐसे एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो आई नॉट फिक्स होती है, ये बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी, ये अभी हमने यहाँ पर करके भी देखा था, है ना, तो हो जाएगा। फिर हम देख लेते हैं इसमें और क्या पूछ सकता है। RMS वैल्यू है ना, IRMS दे दिया 2+3 साइन ओमेगा टी, 2+3 साइन ओमेगा टी। अगर ये चीज़ देती है अपने को, कह दिया कि IRMS फाइंड करो,
तो IRMS यानी कि स्क्वायर मीन रूट, ठीक है। तो इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर मीन रूट फाइंड कर लेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर, फिर इसका मीन लेंगे। तो 2 एक कांस्टेंट वैल्यू, तो इसकी मीन भी वही रहेगी, ठीक है। तो इसका मीन लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और फिर उसका रूट कर देंगे। रूट इस पूरे का एक साथ ही होगा क्योंकि IRMS ये पूरी इक्वेशन है, ठीक है। प्लस वही स्क्वायर, इस वैल्यू का भी 3 का स्क्वायर 9, इसका मीन, और साइन ओमेगा टी का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसका मीन, और ऊपर रूट लगा दिया पूरे के। ओके, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर क्या था ना यहाँ पे, 3 का स्क्वायर 9, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू 1/2, और कौन में रूट लगा वही है। तो इसको लिख सकते हैं 9 2 जा 4 2 जा 8, 8 और 9 17/2। तो ये आ गई हमारे पास RMS रूट 17/2। अच्छा, फिर हम देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा प्योर L प्योर C का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसा सर्किट, अब सर्किट भी कई टाइप के हो सकते हैं। वेरिएबल वोल्टेज का सोर्स है, ये इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। अब ये जो वैल्यू है ना, ये है V नेट, है ना, और V नेट ही होती है VRMS, याद रखना। यहाँ पे अगर अकेला रेजिस्टेंस है तो इसको बोलेंगे प्योर R। अब इसमें हमें पूछता क्या है, वो प्योर R रेजिस्टेंस है, तो इसमें करंट यानी कि I और वोल्टेज के बीच में हमें फेज डिफरेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए, ताकि हम इनकी इक्वेशंस लिख सकें। इक्वेशन लिखेंगे तो हर टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो प्योर R के अंदर I और R, ऐश्वर्या और ऋतिक रोशन दोनों एक साथ होंगे, है ना। तो ये करंट भी इस डायरेक्शन में और VR भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनके अंदर जो फाई यानी कि एंगल बिटवीन, फाई एंगल या फिर फेज बिटवीन V वोल्टेज एंड करंट। तो इसके अंदर कितना है, 0। ओके, तो इसके अंदर हम इक्वेशन लिख सकते हैं, I इक्वल टू I0 साइन, I इक्वल टू I0 साइन। यहाँ पर हम लिखते हैं कि करंट वोल्टेज से कितना आगे या कितने पीछे, लेकिन यहाँ पर तो दोनों साथ साथ में है, यानी कि आगे पीछे है नहीं। तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, यानी कि अगर ये मान लें हम साइन ओमेगा टी, ये मान लें कोस ओमेगा टी, ये मान लें माइनस साइन ओमेगा टी, और ये माइनस कोस, तो करंट भी साइन ओमेगा टी में है और वोल्टेज भी साइन ओमेगा टी में है, तो दोनों एक साथ हैं, तो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ओके, फिर हम बात करते हैं प्योर L की। प्योर L यानी कि ओनली इंडक्टर इसमें लगा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो V नेट इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। V नेट यानी कि VRMS, ये है इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है, कोइल होती है, सोलेनॉइड होता है, ठीक है। और L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, L रिप्रेजेंट कर रहा है इसका सेल्फ इंडक्टेंस, यस। और प्योर L में हम क्या करते हैं कि करंट इधर और लोड L फॉर लोड, तो VL वोल्टेज ऑफ ये इंडक्टर ऊपर की तरफ, है ना। तो इनमें फाई कितने का है, π/2 का। तो अब इसकी इक्वेशन लिख दो करंट की, I इक्वल टू I0 साइन। अब ये देखो कि करंट जो है वो कितना आगे या कितना पीछे है, तो करंट हम देख सकते हैं कि π/2 पीछे है इससे, प्योर L से। एक मिनट, हाँ, आई को देखना होता है हमें हमेशा कि आई कितना आगे या कितना पीछे है ना। हमेशा लड़की को देखते हैं, ऐश्वर्या को देखना है कि कितना आगे या कितने पीछे है वो, ठीक है। तो यहाँ पर π/2 पीछे है वो साइन से, तो साइन ओमेगा टी माइनस π/2, क्योंकि π/2 पीछे है। अच्छा, और अगर ऐसे ही हमें प्योर सी में लिखना होता तो भी हम लिख देते प्योर सी, यानी कि ओनली कैपेसिटर लगा होगा। ये अगर V है तो यहाँ पर कुछ ड्रॉप हो रहा होगा VC। अब हम जानते हैं कि C तो नीचे है ना, VC नीचे, करंट इधर,
अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये साइन में आ गया ना आई, और ये माइनस साइन में आ गया, तो ये π/2 पीछे है। कौन? ये सी, VC वोल्टेज π/2 पीछे लैग करता है। तो I = I0 साइन ω t। करंट आगे है इस बार, है ना। करंट को देखना होता है कि करंट आगे है या पीछे है, तो क्योंकि हम इक्वेशन जिसकी लिख रहे हैं उसको देखना है कि वो आगे या पीछे है। तो करंट आगे है, तो साइन ω t प्लस π/2, आगे को तो प्लस से लिखेंगे, π/2। हाँ ठीक है। प्योर एल हो गया, प्योर सी हो गया, प्योर आर हो गया। अब इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि भाई जैसे कि हमने ये प्योर एल पढ़ा था, ठीक है। प्योर एल में I0 की वैल्यू क्या होगी? I0 क्या होता है? V/R, और I = V ऑन नेट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा Z से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और Z क्या होता है? इम्पिडेंस या फिर रिएक्टेंस। अब यहाँ पर इंडक्टर है तो इसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। वैसे ही I यहाँ पर भी V/Z, Z यानी कि नेट उसमें रेजिस्टेंस कितना प्रोवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर Z को बोलते हैं इम्पिडेंस, और साथ में क्योंकि ये कैपेसिटर है तो इसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, तो प्योर एल में देख लेते हैं एक बार, V = Z, और इसको हम लिख सकते हैं V/Z = रिएक्टेंस, इसको लिख सकते हैं XL को हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं? ω/L। ओके, और इसमें फिर एक चीज़ और पूछते हैं, वो V = ω/L लिख गया, तो V = ω/L में क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर प्योर एल के अंदर अगर DC करंट फ्लो कराया जाए तो वो कैसा रिएक्ट करेगा? ओपन वायर की तरह या सिंपल वायर की तरह? DC फ्लो कराएंगे तो DC की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। तो यानी कि XL यानी कि रेजिस्टेंस कितना प्रोवाइड करेगा वो? ω/L। तो ये 0, तो 0 रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, यानी कि सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा DC के लिए। और भाई अगर प्योर सी की बात करें तो इसमें फ्रीक्वेंसी DC की होगी 0, और XC रेजिस्टेंस की वैल्यू 1/ωc होता है। तो ये अगर 0 हुआ तो 1/0 = इन्फाइनाइट आ जाएगा, यानी कि XC इन्फाइनाइट, यानी कि DC के लिए प्योर सी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। यानी कि प्योर सी अगर ये DC होगा तो फिर तो ये थोड़ी रहेगी, DC होगा तो डायरेक्ट बैटरी, और यहाँ पर कैपेसिटेंस अगर हुआ तो ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा, यानी कि सर्किट ब्रेक। ओके, प्योर एल प्योर सी हमने देख लिया। अब हम देख लें कि पावर लॉस किस में कितना होता है। तो पावर लॉस पूछे, पावर पूछे, कुछ भी पूछे, फॉर्मूला एक ही है, देखो P = VRMS IRMS, पावर = VI होता है ना, पावर = VI, तो VRMS IRMS cos phi। ठीक है, RMS वैल्यू कितने ना हो जाएगा काम। cos phi को हम क्या लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं? cos phi को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। ओके, पावर फैक्टर हम दो टाइप से निकाल सकते हैं। cos phi को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर हम दो टाइप से निकाल सकते हैं, एक तो डायरेक्ट सर्किट देख के, है ना, सर्किट देख के, दूसरा cos phi = बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो पहला देखते हैं कि सर्किट देख के हम कैसे पता लगा सकते हैं। मान लो कि प्योर R दे रखा है, ठीक है, तो प्योर R में I और V दोनों साथ साथ होंगे, तो यहाँ पर phi की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो cos phi की वैल्यू कितनी होगी? cos phi की वैल्यू 1। ओके, प्योर L दे दिया या फिर प्योर C दे दी। प्योर L के अंदर करंट इधर, लोड ऊपर, यानी कि V, यानी कि वोल्टेज और करंट के अंदर कितना फेज डिफरेंस है? 90 π/2 का। प्योर C के अंदर भी देखोगे तो I और C नीचे, कितना डिफरेंस है? 9 π/2 का। तो यहाँ पर phi है π/2, तो cos phi यानी पावर फैक्टर कितना आ जाएगा? 0। पावर फैक्टर 0 यानी कि फॉर्मूले में हम जब रखेंगे VRMS IRMS cos phi की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो प्योर L और प्योर C के अंदर पावर कितना आएगा? पावर लॉस कितना होगा? 0। दैट्स वाई प्योर L एंड प्योर C इनको हम बोलते हैं वोल्टलेस सर्किट।
अच्छा, वोल्टलेस सर्किट इन्हें बोलते हैं, तो वोल्टलेस करंट किसे बोलते हैं? देखो, पावर के फॉर्मूले में जो नहीं आता वो होता है वोल्टलेस करंट। वोल्टलेस करंट यानी कि ऐसा करंट जिससे पावर लॉस ना हो रहा हो। अब पावर लॉस किसकी वजह से होता है? पावर लॉस इज इक्वल टू VRMS IRMS कोस फाई, मतलब कोस फाई जो है उसकी वजह से पावर लॉस हो रहा है। कौन से करंट की वजह से पावर लॉस हो रहा है? आई कोस फाई, IRMS कोस फाई, क्योंकि पावर फैक्टर में IRMS कोस फाई आ रहा है, यानी कि इस करंट की वजह से ये वोल्टेज के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो इसकी वजह से पावर लॉस होता है। कौन सा कंपोनेंट रहेगा करंट का? IRMS साइन फाई रह गया। तो साइन फाई पावर लॉस के फॉर्मूले में नहीं आता, यानी कि ये होता है वोल्टलेस करंट, यानी कि ये पावर लॉस करा ही नहीं रहा, वोल्टलेस करंट। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा मिक्स कॉम्बिनेशन सर्किट का। यानी कि अगर RC सर्किट दे दिया, RL सर्किट दे दिया, तो हमको कैसे सोल्व करता है? तो RC सर्किट मतलब कि, और इनमें एक चीज़ याद रखनी है कि ये हमेशा सीरीज के अंदर कनेक्टेड होंगे, कभी भी पैरेलल में नहीं होंगे। RC सर्किट यानी कि रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है, और यहाँ पर हमारा छोटा सा वोल्टेज का सोर्स लगा है। V इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी, या फिर साइन ओमेगा टी प्लस वाई, जो भी हो। V नोट होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, यानी कि पीक वैल्यू कि ये कितना पीक पे जा सकता है। ये V जो होता है साइड में, ये जो V नेट होता है ये हमेशा होता है VRMS। ओके, ये है R, ये है C, यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा VR, यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा VC। अच्छा, तो RC सर्किट अपने को दिख गया। इसमें क्या पूछ सकते हैं वो? ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेंगे कि Z बताओ। कोई क्वेश्चन होगा उसमें हमें कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करनी होगी जिससे कि Z निकालना होगा उसके अंदर, Z यानी कि नेट रेजिस्टेंस। अच्छा, या फिर पूछ लेगा कि V नेट कितना है, तो इसमें फेजर बनाएंगे और आंसर पाएंगे। फेजर बनाएंगे तो करंट इधर हमेशा, करंट हमेशा एक्स एक्सिस में ही होगा, प्लस एक्सिस में। VR ऋतिक और ये दोनों साथ साथ, VC तो नीचे होती है। ओके, तो अब यहाँ पर हमें V नेट जो आएगा, क्योंकि यहाँ पर दो V है ना, VR भी है और VC भी है, लेकिन हमें तो यहाँ पर V नेट लिखना होगा। V नेट के लिए इन दोनों का हमें वेक्टर सम करना होगा, तो ये आएगा V नेट, और ये हमेशा हम एक्स एक्सिस से देखते हैं, तो ये कितना आगे होगा 5। तो V नेट इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वेयर प्लस VC स्क्वेयर, और क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे होते हैं, है ना, I और VC, और ये V इसके साथ में, तो 90 डिग्री पे होते हैं, तो हम जानते हैं कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। Z पूछ ले इसके अंदर, तो Z इज इक्वल टू Z के लिए भी आपको क्या करना है कि करंट बनाया, इधर R लिख दो, इधर C लिख दो, मतलब V हटा देना है, यहाँ पर R, यहाँ पे C, फिर से वही Z इज इक्वल टू रूट R स्क्वेयर प्लस C का क्या होता है XC स्क्वेयर। अच्छा, अगर वो LR सर्किट पूछ लेता तो, यानी कि कोयल भी लगी है, रेजिस्टेंस भी लगा है, ठीक है, तो इसके अंदर भी फेजर बनाएंगे। अगर वो V नेट अपने को निकालना हो तो ये वाला फेजर बनेगा, I ऊपर VL, यहाँ पर VR, V नेट आ जाएगा यहाँ पर, VL स्क्वेयर प्लस VR स्क्वेयर। अच्छा, अगर वो पूछ ले कि नेट इम्पिडेंस बताओ सर्किट का, अब यहाँ पर इम्पिडेंस ही बोलेंगे, क्योंकि अगर अकेला एल होता तो फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल देते, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस भी है यहाँ पर और रेजिस्टेंस भी है, तो नेट इसको इम्पिडेंस बोलेंगे। जेड बनाने के लिए इधर यही बनाओ, आर आएगा इसके साथ में और एल आएगा ऊपर, तो जेड, ये जो नेट आएगा ना यहाँ इसका, ये होगा जेड इज इक्वल टू एल स्क्वेयर, एक्स एल स्क्वेयर नहीं, एक्स एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। अच्छा,
अगर एल आर हो गया, ये हो गया, चलो एक बचाया अब एल सी आर, यानी कि एल भी हो, सी भी हो, आर भी हो। नीचे हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स भी लगाओ, यहाँ पर ड्रॉप होगा वी एल, यहाँ पर ड्रॉप होगा वी सी और यहाँ पर ड्रॉप होगा वी आर। ठीक है, तो सबसे पहले वो पूछेगा वी नेट बताओ, वी नेट पूछे तो वही अपना आई बनाए, इधर वी आर इधर होगा, इधर वी एल ऊपर की तरफ, वी सी नीचे की तरफ। ठीक है, अब यहाँ से दो कंडीशन बन सकती है कि अगर वी एल की वैल्यू ज़्यादा है, क्वेश्चन में दी होगी है, वी एल की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो पूछेगा वी नेट बताओ। वी नेट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो वी एल और वी सी इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो वी एल माइनस वी सी आ गया ऊपर की तरफ। यहाँ पर हमारा है वी आर, है ना, करंट तो इधर है ही, करंट की वैल्यू की ज़रूरत नहीं हमें, हमें पूछा है कि वी नेट बताओ, तो वी नेट बता देंगे भाई। अब यहाँ बता देते हैं वी नेट इक्वल टू अनरूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर वो कह दे कि वी सी ज़्यादा है, वी सी ज़्यादा है तो वी आर तो इधर ही रहेगा अपना, वी सी ज़्यादा है तो इस बार ये बड़ा होगा, तो इसमें से ये घटाएंगे, तो वी सी माइनस वी एल करेंगे, और वी नेट का फॉर्मूला इस बार क्या आ जाएगा, वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर प्लस वी आर का होल स्क्वायर। अगर वो पूछ ले कि भैया जेड की वैल्यू बताओ, अगर इसी सब में जेड की वैल्यू निकालनी होती है तो हम कैसे निकालते, आर की जगह हम क्या रख देते, वी आर की जगह आर रख देते, वी एल की जगह एल रख देते, सॉरी एक्स एल, और यहाँ पर वी सी की जगह एक्स सी रख देते। और सेम वही यहाँ पर फिर अगर एल की वैल्यू एक्स एल की वैल्यू ज़्यादा होती तो यहाँ पर एक्स एल माइनस एक्स सी, तो यहाँ पर जेड कितना आ जाता, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर। अगर वो ज़्यादा होता तो उसका कितना जाता, तो भी क्योंकि ये तो माइनस भी आएगा ना, तो स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बस। तो भैया एल सी आर भी समझ लिया, और क्या पूछ सकता है इसके अंदर, अगर ओनली एल सी सर्किट हो, है ना, मतलब कि रेजिस्टेंस हुई ना, एल सी सर्किट यानी कि ये हो और ये हो, ये हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, तो यहाँ पर वी एल, यहाँ पर वी सी। ठीक है, तो इस बार कैसे करेंगे, तो करंट तो हमेशा इसी डायरेक्शन में रहता है, ये तो हमारा बेस है, मतलब कि यहाँ से हम वी एल वी सी और वी आर की वैल्यू फाइंड करते हैं, बस करंट का इतना ही रोल है और कोई रोल नहीं। तो करंट इस डायरेक्शन में, और वी एल लोड ऊपर, वी सी नीचे। अब इसमें पूछ ले कि वी नेट बताओ, तो वी नेट इस बार तो सिंपल सा ही है ना, 180 डिग्री पे है, तो वी एल माइनस वी सी हो जाएगा, इस बार हमें रूट लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो पूछ ले कि भाई जेड नेट बताओ, नेट इम्पिडेंस कितना होगा ये इसका, तो वही बात है, एक्स एल ऊपर होगा, एक्स सी नीचे होगा, तो इसमें नेट निकालना होगा, तो हम रूट वगैरह तो तब करते हैं जब वो 90 डिग्री पे हो। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स एल माइनस एक्स सी, क्योंकि अपोजिट है, जैसा कि हम इलेक्ट्रोस्टेट्स में करते थे कि ये पॉइंट पी है, यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पर चार्ज प्लस 2Q। यहाँ पर पूछते हैं कि ये आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इस 2Q की वजह से 2E, इस Q की वजह से E, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ई नेट इज इक्वल टू 2E माइनस E, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E। वैसे यहाँ पर ये एक्सएल है, ये एक्सी है, तो यहाँ पर नेट कितना आ जाएगा इसका रिएक्टेंस या वोल्टेज, एक्सएल माइनस एक्सी कर देंगे। और अगर वैसे भी करना चाहें इसको तो एक्सएल स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर प्लस 2 एक्सएल एक्सी कोस 180 डिग्री। अब कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 180 डिग्री -1, तो ये -2 आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2AB, यानी कि एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है ये, तो जेड इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी आ गया। सिंपल सी वही बात हो रही है, यही हमने पहले किया था, यानी कि 180 डिग्री पे हो तो रूट लेने की जरूरत नहीं होती। ओके, फिर हमने पढ़ा था रेजोनेंस। रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर वी एल और वी सी इक्वल हो जाते हैं। वी एल इक्वल टू वी सी यानी कि रेजोनेंस,
वी एल इक्वल टू वी सी है, यानी कि पक्की बात है एक्स एल इक्वल टू एक्स सी होगा। ओके तो भाई, और ये रेजोनेंस किसके अंदर पॉसिबल है? रेजोनेंस इज पॉसिबल इन एल सी आर सर्किट, क्योंकि वहीं पर तो एल और ये होगा। और अगर ये दोनों इक्वल हो गए, अगर ओनली एल सी सर्किट होता और ये दोनों इक्वल हो जाते तो नेट फिर कुछ बचता ही नहीं ना, ये दोनों तो कट जाते फिर। तो एल सी आर सर्किट जो है ये वी आर, वी एल, वी सी, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट वी नेट कितना आएगा फिर सर्किट के अंदर? वी आर, यानी कि पूरा का पूरा ये जो हमारा वोल्टेज है ये आर के ऊपर ही ड्रॉप हो रहा होगा, वी आर के ऊपर, ठीक है। और जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, अगर हम इसे ऐसे भी देखें, आर ये ऊपर एक्स एल, ये नीचे एक्स सी, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट रेजिस्टेंस जो आएगा सर्किट के अंदर वो कितना होगा? आर की इक्वल होगा। और ये रेजोनेंस की कंडीशन में एल सी आर तीनों होते हैं, लेकिन ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। जो रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, मिनिमम रेजिस्टेंस की कंडीशन कौन सी होती है? रेजोनेंस। और मिनिमम रेजिस्टेंस कितना होता है? आर की इक्वल, ठीक है। इसमें हम रेजोनेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, है ना। तो उसे कैसे करेंगे? उसके लिए एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, एक्स एल को लिख सकते हैं ओमेगा एल, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी। लेकिन यहाँ पर ये जो ओमेगा है इसको लिखेंगे ओमेगा नॉट, क्योंकि रेजोनेंस की बात चल रही है। रेजोनेंस एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होगा, यानी कि जो सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि वी एल और वी सी इक्वल हो जाए, यानी कि इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इक्वल हो जाए। तो वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी को हम मान लेते हैं ओमेगा नॉट, यानी कि वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा नॉट इंटू टी, ठीक है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है सोर्स की। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर हो गया और एल को नीचे लेके आ जाएंगे तो 1 अपॉन एल सी। तो ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी। ओमेगा नॉट क्या है? रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर वर्ड याद रखना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर यहाँ पे पूछ लेता कि फाइंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एंगुलर शब्द ना दिया हो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है एफ और रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा नॉट, ये होती है एफ नॉट। तो हम इन दोनों के बीच में रिलेशन लिख लेंगे। ओमेगा नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ नॉट। तो फिर इसको डायरेक्ट अगर वो पूछ लेता कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डायरेक्ट पूछ लेता कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बताओ, तो वो कितनी हो जाती है? 1 अपॉन 2 पाई नीचे जाएगा रूट एल सी। ओके, फिर इसमें हम देख लेते हैं कि बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या होती है, किसे बोलते हैं, ठीक है। पावर और ओमेगा का ग्राफ जो होता है, ये पावर है, ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। तो कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है, हर इंस्ट्रूमेंट अपनी मैक्सिमम पावर तक जैसे तैसे करके वर्क कर सकता है। तो मान लेते हैं कि इसका मैक्सिमम पावर होगा कहीं, सॉरी, कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो अपने मैक्सिमम पावर की हाफ वैल्यू तक जैसे तैसे काम कर सकता है। तो ये पी मैक्स की हाफ वैल्यू, इस पर वो काम कर सकता है, ठीक है। तो एक ये यहाँ पर आएगी ओमेगा 1 और इसके कोरोस्पोंडिंग यहाँ पर आएगी ओमेगा 2, ठीक है। ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है? ये है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी मतलब कि वो फ्रीक्वेंसी जहाँ पर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, कोई रेडियो हो गया, है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी पावर हाफ हो जाएगी। ऐसी फ्रीक्वेंसी जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की पावर हाफ हो, उसको बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। और हाफ पावर, ये जो एरिया है इन दोनों का, मतलब ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं बैंड विड्थ। तो बैंड विड्थ मतलब कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, डिफरेंस ऑफ 2 हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। बैंडविड्थ को डेल्टा ओमेगा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और इनके बीच में जो आएगी इसको हम बोलेंगे ओमेगा नॉट। यहाँ पर एकदम पीक पे काम कर रहा होगा इंस्ट्रूमेंट, मैक्सिमम आउटपुट दे रहा होगा, सबसे बढ़िया वाला, ठीक है। तो बैंडविड्थ होती है डेल्टा ओमेगा।
डेल्टा ओमेगा यानी कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यानी कि ओमेगा 2 ओमेगा 1 क्या है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी जहाँ पर पावर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाए, इस रीजन को बोलते हैं बैंडविड्थ। और बैंडविड्थ का आजकल एक और फॉर्मूला प्रचलन में है, वो है R अपॉन L, रजिस्टेंस अपॉन इंडक्टेंस। याद करने की ट्रिक आपको बताइए। बैंडविड्थ किसके लिए निकालते हैं, रेडियो के लिए। तो रेडियो ऊपर नीचे, और रेडियो अपने कंधे पर किसने रख रखा है, लाला जी ने। तो ये कोई लाला जी है, गाना सुनते जा रहे हैं, यहाँ पे रेडियो है नीचे, तो रेडियो और नीचे लाला जी, R अपॉन L। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है, इट डिटरमाइंस दी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, कि कितनी अच्छी तरीके से रेजोनेंस हो रहा है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, अच्छा, इसमें हम ग्राफ बनाते हैं करंट और फ्रीक्वेंसी का। तो ये तो काफ़ी शार्प है, ये थोड़ा सा कम शार्प है, ये तो एकदम ही कतई खराब। तो यहाँ पर कुछ इसकी हाफ पावर फ्रीक्वेंसी आएगी ओमेगा 1 ओमेगा 2, यहाँ पर इसकी थोड़ी बेस इसका चौड़ा है तो थोड़ा नीचे आएगी, है ना, सॉरी इसकी तो यहाँ पे आएगी ना, हाँ, ओमेगा 1 ओमेगा 2, और ये और पास आएगी इसके ओमेगा 1 ओमेगा 2। क्वालिटी फैक्टर का बस हमें फॉर्मूला याद रखना होता है, क्वालिटी फैक्टर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन में बैंडविड्थ, बस Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा। कैसे याद किया था, क्वालिटी, कैसी क्वालिटी चाहिए, आवाज़ हो सुरीली और नीचे हो विड्थ। ओके, अब हम ओमेगा नोट को क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू ओमेगा नोट को हम लिख सकते हैं रूट 1 अपॉन रूट एल सी, तो 1 अपॉन रूट एल सी इंटू डेल्टा ओमेगा। ओके, डेल्टा ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नोट को पढ़ा रहने देते हैं, डेल्टा ओमेगा को लिख सकते हैं हम रेडियो अपॉन में लाला जी। अच्छा, और ओमेगा नोट एल को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सएल। ठीक है, अगर रेजोनेंस की कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो रेजोनेंस तो होगा ही, रेजोनेंस होगा तो एक्सएल को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सी, तो Q इक्वल टू एक्सी अपॉन आर भी हो सकता है। तो बस इसमें फॉर्मूले पुट करते जाएंगे, वैल्यू आती जाएगी। एक्सी अपॉन आर है तो इसको एक चीज़ और कर सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ अगर हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आर वोल्टेज हो गया, तो वी एल अपॉन वी आर, वैसे ही वी सी अपॉन वी आर। एक चीज़ और पूछ सकते हैं कि रजिस्टेंस और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा होता है, ये होता है कुछ ऐसा। यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम है, और हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस मिनिमम एक ही कंडीशन में होता है, वो है रेजोनेंस की कंडीशन। रेजोनेंस की कंडीशन में जेड मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है, आर के इक्वल, और यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है तो यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये जो जेड और ओमेगा का जो वेरिएशन है, ये अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी पे देखें हम, यानी कि यहाँ पर ओमेगा नोट की वैल्यू होगी मान लो 25 हर्ट्स, ठीक है, रेडियन। अगर हम देखें 12 रेडियन पे अगर हम देखें 12 रेडियन पर सेकेंड, तो 12 रेडियन पर सेकेंड यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम का ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसा, यानी कि कहीं ना कहीं जेड और ओमेगा का ऐसा ग्राफ बनता नज़र आ रहा है हमको, डिक्रीजिंग। और ये हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस और ओमेगा डिक्रीज कब होते हैं, यानी कि ओमेगा बढ़ रहा है तो जेड कम होता जा रहा है, ओमेगा बढ़ेगा तो जेड कम होगा। ये एक्सएल के अंदर पॉसिबल है या एक्सी के अंदर पॉसिबल है, ये पॉसिबल है एक्सी के अंदर, क्योंकि एक्सी इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा होता है ना, तो ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सी कम होगा। तो ये जो ग्राफ है मतलब कि कम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी के अंदर जो सर्किट है वो बिहेव करता है एज कैपेसिटिव सर्किट बन जाता है। और अगर उससे हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो यहाँ पर अब देखो जेड और ओमेगा का ग्राफ कुछ ऐसा बनता नज़र आ रहा है, यानी कि ओमेगा बढ़ा रहे हैं तो जेड बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ये एक्सएल में पॉसिबल है, एक्सएल
एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। तो अगर ओमेगा बढ़ाएंगे तो एक्सएल बढ़ेगा। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जो सर्किट होता है वो इंडक्टिव सर्किट बन जाता है।